फर्स्ट न्यूज़ में एनएसओ के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट एक न्यू पैनल को सेटअप करने वाला है, जितना भी डाटा एनएसओ के द्वारा दिया जाता है उसे रिव्यू करने के लिए। तो ये तो बात थी न्यूज़ की, बट आपको यहाँ पर कुछ स्टैटिक पोर्शन एनएसओ मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली यूपीएससी में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस मतलब एनएसओ ये एक नोडल एजेंसी है जो कि वर्क करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम। और इसका काम क्या है, तो हमारे देश भारत में जितना भी स्टैटिस्टिकल सिस्टम होता है, जितना भी स्टैटिस्टिकल वर्क होता है, वो सभी प्लान किया जाता है एंड इम्प्लीमेंट किया जाता है किसके द्वारा, एनएसओ के द्वारा। अगर हम बात करें एनएसओ की, तो उसमें एक सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस होता है, कंप्यूटर का सेंटर होता है और नेशनल सर्वे ऑफिस होता है, और इन तीनों से मिलकर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बनता है। अब डे टू डे में हम कुछ इंडेक्स को देखते हैं जो कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा रिलीज किए जाते हैं। वो कौन कौन से इंडेक्स है, तो इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो कि हर महीने एनएसओ के द्वारा लाया जाता है, और वहीं पर एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, ये दोनों ही इंडेक्स है जो कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा लाए जाते हैं। तो ये कुछ स्टैटिक पोर्शन था एनएसए के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट न्यूज़ में हुलुक गिबन के बारे में बात की जा रही है, जो कि हमारे देश भारत का एकमात्र ऐप है। जी हाँ, आपने सही सुना। अब ऐप क्या होता है, ये एक प्रकार की बंदर की प्रजाति होती है जिसका दिमाग काफ़ी तेज चलता है, और इसी को हम कहते हैं हुलुक गिबन, जो कि हमारे देश में पाया जाता है और एकमात्र ऐप है जो कि हमारे देश में पाया जाता है। अगर हम बात करें तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो हमारे देश के अलावा बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड साउथ वेस्ट चाइना में पाया जाता है। अगर हम बात करें इसकी, तो ये दो पार्ट्स में पाए जाते हैं, वेस्टर्न अलग होते हैं एंड ईस्टर्न अलग होते हैं। जब हम बात करते हैं वेस्टर्न की, तो वो पाए जाते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, ब्रह्मपुत्र रिवर के आसपास, और ईस्ट ऑफ दिहांग रिवर में जो वेस्टर्न गिबन्स है वो पाए जाते हैं। इसका आयुसीएन स्टेटस क्या है, तो इंडेंजर्ड आयुसीएन स्टेटस है। किसका, तो वेस्टर्न हुलुक गिबन का आयुसीएन स्टेटस इंडेंजर्ड है। वही जब हम बात करते हैं ईस्टर्न हुलुक गिबन की, तो ये अरुणाचल प्रदेश, आसाम वाले एरिया में पाए जाते हैं, चाइना में पाए जाते हैं, और नॉर्थ ईस्ट म्यांमार में पाए जाते हैं। और ईस्टर्न हुलुक गिबन का जो आयुसीएन स्टेटस है वो वल्नरेबल है। तो आपको पता होना चाहिए हमारे देश में पाया जाने वाला एकमात्र ऐप कौन है, तो वो है हुलुक गिबन। और ये इसकी दो प्रजाति होती है, एक होती है वेस्टर्न, एक होती है ईस्टर्न। और वेस्टर्न का आयुसीएन स्टेटस इंडेंजर्ड है, वहीं ईस्टर्न के आयुसीएन स्टेटस की जब हम बात करते हैं तो वो है वल्नरेबल। अब ये आपको कहाँ पर काम आएगा, तो ये प्री में जो इन्वायरमेंट वाला सेक्शन आता है उसमें ये काम आ सकता है। आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि जो हुलुक गिबन है वो किसकी प्रजाति है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक प्रकार का ऐप है और एक मात्र ऐप है जो कि हमारे देश भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ में ये बताया जा रहा है कि जो लाइटनिंग है वो बोल दिया गया है सेंटर के द्वारा कि वो एक नेचुरल डिजास्टर नहीं है। अब ये बात थी न्यूज़ की, आपको पता होना चाहिए सबसे पहले आखिर ये लाइटनिंग होती क्या है, और सेकेंडली नेचुरल डिजास्टर क्या होते हैं। तो नेचुरल डिजास्टर वो है जैसे कि फ्लड, लैंडस्लाइड, ड्रॉट, इन सभी को नेचुरल डिजास्टर में रखा गया है, अर्थक्वेक वगैरह को, सो डैट जब भी ये आते हैं कहीं पे, फॉर एग्जांपल फ्लड आता है, तो जितना भी नुकसान लोगों को होता है फ्लड के कारण, तो उसके पैसे या फिर उसकी जो कुछ अमाउंट है वो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है उसके रिलीफ के लिए। वहीं अगर हम बात करें लाइटनिंग को नेचुरल डिजास्टर में नहीं रखाया गया सेंटर के द्वारा, तो जहाँ पर भी लाइटनिंग होगी, जहाँ पर भी बिजली गिरेगी, तो उससे जो नुकसान होगा उसका मुआवजा या उसके लिए पैसे सेंटर नहीं देगा। अब आपको यहाँ पर लाइटनिंग के बारे में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले लाइटनिंग क्यों होती है, तो ये एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है। जी हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव जो इलेक्ट्रिकल्स होते हैं उनके बीच में एक डिस्चार्ज है। फॉर एग्जांपल जो आपका क्लाउड होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो हमारी अर्थ है उसमें नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो ये दोनों चार्ज जब आते हैं उसे हम लाइटनिंग कहते हैं। अगर हम बात करें तो लाइटनिंग दो प्रकार की हो सकती है, एक हो सकती है इंटर क्लाउड लाइटिंग और एक हो सकती है क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग। इंटर क्लाउड लाइटनिंग क्या होती है, जब आपस में दो बादल टकराते हैं एंड देन जो लाइटनिंग निकलती है उसे हम इंटर क्लाउड लाइटनिंग के नाम से जानते हैं।
वहीं क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग होती है, जहां पर इलेक्ट्रिकल चार्ज के कारण लाइटनिंग होती है। अगर हम बात करें पूरी पृथ्वी में, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लाइटनिंग कहाँ देखने को मिलती है हमें अर्थ में, तो वो देखने को मिलता है हमारे कैबो, जो कि पेनिनसुला में स्थित। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा लाइटनिंग कहाँ पर देखने को मिलती है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ में नोमैटिक एलिफेंट एक्सरसाइज के बारे में बात की जा रही है। तो ये नोमैटिक एलिफेंट एक्सरसाइज 2023 की होने वाली है। ये एक्सरसाइज किन दो कंट्रीज के बीच में होती है, तो इंडिया और मंगोलिया के बीच में होती है। ये एक प्रकार की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है और इसका जो 15 एडिशन है 2023 में होने वाला है। कहाँ पर होने वाला है, तो जो मंगोलिया है वहाँ पर उलन बातर है, वहाँ पर ये पूरी एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाने वाला है फ्रॉम जुलाई 17 टू जुलाई 31 टू। जी हाँ, आपने सही सुना। तो आपको याद रखना है कि जो नोमैटिक एलिफेंट एक्सरसाइज है वो किन दो कंट्रीज के बीच में होती है, तो इंडिया और मंगोलिया के बीच में होती है और आर्मीज की ये एक्सरसाइज है। जी हाँ, आपने सही सुना। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जहां पर दोनों ही कंट्री की आर्मी पार्टिसिपेट करती है और ये जो 2023 में एक्सरसाइज होने वाली है वो इसका 15th एडिशन है। अब आपको एक बार मंगोलिया को जाकर मैप में देख लेना है कि इसकी कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है और इसकी नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है। यहाँ पर कोई लेक है या फिर माउंटेन है जो कि इम्पोर्टेंट है, तो इन सभी चीज़ों को आपको देख लेना है सो दैट ये न्यूज़ आपकी पूरी तरीके से कवर हो जाएगी विथ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट न्यूज़ में क्लस्टर बॉम्ब्स के बारे में बात की जा रही है। तो इस न्यूज़ में बताया जा रहा है कि जो रशिया के प्रेसिडेंट है पुतिन, उन्होंने कहा है कि रशिया के पास सफिशिएंट क्लस्टर बॉम्ब्स हैं। आखिर ये क्लस्टर बॉम्ब्स होते क्या हैं, आपको पता होना चाहिए। तो क्लस्टर बॉम्ब्स होता है कि एक ही रॉकेट में बहुत सारे बॉम्ब्स को रख देना एंड एक साथ उन सभी बॉम्ब्स को छोड़ देना। जी हाँ, आपने सही सुना, उन सभी बॉम्ब को एयर में ड्रॉप कर देना एक साथ, ताकि जगह जगह एक्सप्लोजन हो और कुछ गैसेस रिलीज हो और कुछ हार्मफुल सब्सटेंस भी रिलीज हो। अब क्या होता है ना, जब ये बॉम्ब्स को साथ में छोड़ा जाता है ना, कुछ ऐसे बॉम्ब्स होते हैं जो कि उस टाइम नहीं फूटते हैं और वो जमीन में धंस जाते हैं एंड जब जमीन में प्रेशर पड़ता है या फिर कोई गलती से उस पार्ट में पैर रख देता है तो जिससे वो बॉम्ब फट जाते हैं। तो ये कुछ हार्मफुल इफेक्ट देखे जाते हैं क्लस्टर बॉम्ब्स के और इनकी मदद से बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। जी हाँ, अगर कोई कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर क्लस्टर बॉम्ब्स लाती है तो बहुत थोड़े थोड़े एरिया में आप तबाही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्लस्टर बॉम्ब्स के बारे में और यहाँ पर न्यूज़ में बताया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ में कोरल ब्लीचिंग के बारे में बात की जा रही है। तो कोरल ब्लीचिंग को समझने से पहले आपको कुछ चीज़ें कोरल रीफ के बारे में पता होना चाहिए सो दैट आपको कोरल ब्लीचिंग अपने आप समझ में आ जाएगी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले आखिर ये कोरल रीफ क्या होते हैं। तो ये एक प्रकार के मराइन इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। इसका मतलब ये ऐसे पौधे होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है और ये अधिकतर पानी में पाए जाते हैं। ये किस क्लास को बिलोंग करते हैं, तो एंथ्रोजोआ क्लास को ये बिलोंग करते हैं। अगर हम बात करें कोरल रीफ की, तो ये एक तरीके से सिम्बायोटिक रिलेशंस दिखाते हैं। किसके साथ दिखाते हैं, तो एक फोटोसिंथेटिक एल्गी है जिसका नाम है ज़ूसेनेंथेलाई के साथ ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर न्यूज़ में बताया जा रहा है कि ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज जो ज़ूसेनेंथेलाई है वो डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। अब जब ये ज़ूसेनेंथेलाई डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो जो कोरल रीफ है उनके पास खाना नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। तो कोरल रीफ को खाना कौन पहुंचाता है, ये एल्गाई पहुंचाती है। लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से ये एल्गाई खराब हो रही है और कोरल रीफ के पास खाना नहीं पहुंच रहा है, जिससे जो कोरल रीफ का ग्रीन कलर है वो धीरे धीरे व्हाइट कलर में तब्दील होते जा रहा है और उसी व्हाइट कलर को हम कोरल ब्लीचिंग के नाम से जान रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि कोरल ब्लीचिंग क्या है। तो कोरल ब्लीचिंग ये है जब हमारे समुद्र में मैराइन में ज़ूसेनेंथेलाई एल्गी वो कम हो जाती है, जिस कारण से कोरल रीफ के पास उसका खाना नहीं पहुंचता है। इसी कारण से उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है और उसी को हम कोरल ब्लीचिंग के नाम से जानते हैं। तो ये तो बात थी कोरल ब्लीचिंग क्या होता है एंड कोरल रीफ क्या होता है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है एंड इसमें थ्रेड्स क्या देखने को मिल रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस की, तो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिकली भी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि लोग इन्हें देखने आते हैं जहाँ
पे देखने आते हैं, वहाँ की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, टूरिज्म बढ़ता है एंड क्लाइमेट को रेगुलेट भी करते हैं, क्लाइमेट की कंडीशन भी बताते हैं, ओशन को साफ करने का काम करते हैं। तो ये सभी सिग्निफिकेंस है कोरल रीफ के। अब इनको थ्रेट क्या-क्या देखने को मिल रहा है, तो क्लाइमेट चेंज सबसे इम्पोर्टेंट थ्रेट है जिस कारण से कोरल ब्लीचिंग हमें देखने को मिल रही है। देन पॉल्यूशन हो रहा है, जो कोस्टल में डेवलपमेंट हो रहा है, ओवर फिशिंग हो रही है, तो ये सभी थ्रेट है जिस कारण से जो कोरल रीफ है वो डिस्ट्रॉय होते जा रही है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे देश भारत की, तो हमारे देश भारत में 3 प्रकार के कोरल रीफ्स पाए जाते हैं। कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं, तो गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, पाक वे, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइसलैंड में हमारे यहाँ पर कोरल रीफ हमें देखने को मिलते हैं। तो ये था आज का द हिंदू एनालिसिस, जिसे हमने स्टैटिक पोर्शन से काफ़ी अच्छे कनेक्ट करके पढ़ा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ऐसे ही डेली द हिंदू एनालिसिस हम आपके लिए लेके आते हैं, जहाँ पर बहुत ही कम समय में पूरे न्यूज़पेपर को कवर कराया जाता है विद स्टैटिक इन्फॉर्मेशन एंड हैंड रिटन नोट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।